फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एक्चुअली में जो पुरानी बुक्स हैं उसमें ये चैप्टर 4 दिया है एंड न्यू बुक्स जो हैं उसमें ये चैप्टर 3 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अब चैप्टर 3 हो गया है बिकॉज हमारा फर्स्ट चैप्टर सिलेबस से रिड्यूस है नहीं वो हमारे सिलेबस में, राइट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसका टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो फर्स्टली हमें क्या देखना है, फर्स्टली हमें देखना है व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन होते क्या है, व्हाट इज इलेक्शन। तो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इज अ प्रोसेस, राइट। इलेक्शन एक प्रोसेस है, क्या करने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट चलाएगा उसको इलेक्ट करने का एक प्रोसेस है इलेक्शन। तो व्हाट इज इलेक्शन, इलेक्शन इज अ प्रोसेस, सिंपल, राइट। अब क्या है, अब कल जैसे मैंने अपना जो छोड़ा था लेक्चर, मैंने छोड़ा था इमेजिन करिए कि विदाउट इलेक्शंस आपकी डेमोक्रेसी कैसी है, ठीक है। मतलब इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। विदाउट इलेक्शन आप क्या डेमोक्रेसी को इमेजिन कर सकते हैं? सोच के देखिए, कल भी मैंने आपको बोला था, बहुतों ने सोचा भी होगा, राइट। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स हैं, राइट। डेमोक्रेसी भी कितने टाइप के, 2 टाइप्स की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट। तो अब ये जो हम 2 टाइप्स की डेमोक्रेसी देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो पहले क्या था, हमने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब पहले हुआ करती थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि आप सबको बुलाइए, ठीक है, सभी लोगों को उसमें अपना वोट कर मतलब अपना मत देने का और अपनी बात को रखने का सबको राइट है, सभी वहां पर आ सकते हैं, सब वहां पर मिलकर आ सकते हैं। तो ये पहले के टाइम पे मतलब चला आ रहा था, बट आज के टाइम पर हम देखते हैं तो आज के टाइम पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज क्या है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, करोड़ों में पॉपुलेशन है। आप क्या सबको एक साथ बुला सकते हैं, सबके व्यूज को सुन सकते हैं? शायद ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसमें सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होती है, ठीक है, कि सभी मिलकर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। किसी भी कोई भी रूल्स बनेगा, कोई भी लॉज बनेंगे तो सारे लोग आएंगे। अब ये सोचो, आप इमेजिन करिए कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पे इतनी पॉपुलेशन है, वहां पे क्या सबका इकट्ठा हो पाना पॉसिबल है? तो नहीं है पॉसिबल, राइट। पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें पॉसिबल है ही नहीं। फिर हमारी जो सेकंड टाइप की डेमोक्रेसी है वो है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अब आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए क्या इलेक्शन होना ही जरूरी है ना? तो इलेक्शन होना जरूरी है, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आप कौन से क्राइटेरिया को चूज कर सकते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए? इलेक्शन के अलावा और भी कोई तरीके हैं क्या, ठीक है। तो क्या है, कैन देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का और कोई वे है? तो सबने अपनी अपनी राय दी, सबने बोला हाँ 3 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, जब कोई भी प्रोग्राम पॉलिसीज बनती हैं, कुछ बनता है, लॉज बनते हैं, तो उसमें सभी लोगों की व्यूज दिए जाते हैं। तो सब अपने अपने व्यूज में दे रहे हैं, कोई सब कह रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो 3 मेथड से हो सकता है। 3 मेथड से कैसे, मान लीजिए हमने ले लिया, एक एज ले ली, ठीक है, एज ले लिया, एक्सपीरियंस एंड प्रॉपर्टी। इन 3 बेस पे वो कहते हैं कि हाँ भाई हम क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं विदाउट इलेक्शन, राइट। विदाउट इलेक्शन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, एज। अब मान लो एज उन्होंने रखी, तो उन्होंने एज का एक क्राइटेरिया कर दिया, मान लीजिए एज उन्होंने लिमिट कर दी कि 60% सॉरी, जो 60 इयर्स का पर्सन हो गया है वो क्या है, वो मतलब हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, राइट।
ठीक है, चलो हमने मान लो उसको बना भी लिया, जो 60% का है, उसको सॉरी 60 ईयर्स का है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 60 ईयर्स वाला बंदा, ठीक है, जो हम केवल उसको एज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और हमने उसका पीछे का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं देखा, कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी, कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं देखा, तो क्या, या फिर उसको हेल्थ इश्यू है जिसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया एज के अकॉर्डिंग और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट ढंग से चला पाएगा? तो शायद नहीं। तो ये एज वाला जो क्राइटेरिया है ये हमारा क्रॉस हो जाता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपीरियंस। अब कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस पर्सन जो है उसको हम इलेक्ट करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव। अब हम एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन को अगर इलेक्ट कर रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिसको सोच के हम सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है एक्सपीरियंस है इसके पास, ठीक है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन किस चीज का एक्सपीरियंस? जहां पे वो जॉब कर रहा था उस चीज का एक्सपीरियंस, लीडरशिप का एक्सपीरियंस, लीडरशिप उसने कहाँ करी है अभी तक, ठीक है। तो हम इस एक्सपीरियंस वाले उसको भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस को मेजर करने का कोई भी क्या नहीं है, मापदंड नहीं है, कोई भी उसका मेजरमेंट नहीं है कि आप एक्सपीरियंस को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपीरियंस भी हमारा कट हो गया, राइट। अब हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी। लोगों ने कहा भाई प्रॉपर्टी बेस पे भी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी बेस पे कैसे की है, मतलब कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उसको हमने कर लिया, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव। अब हमने मान लो ज्यादा प्रॉपर्टी वाले को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, लेकिन ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना उसको कोई भी नॉलेज है, ना उसके पास लीडरशिप जैसी क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो भी नहीं है उसके पास। तो क्या हम केवल कि उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उसको हम ले लें? और सपोज दैट जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, आप कल्पना करिए या मान लीजिए कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, सपोज दैट कि मैं हूं, ठीक है, राइट, और मेरे पास क्या, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये मत सोचना कि मैम अपना एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रही है, राइट। तो सपोज दैट कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव में चाहिए होती हैं लोगों को, ठीक है, जो एक उसमें रिप्रेजेंटेटिव में लोगों को चाहिए होती हैं। तो वो क्वालिटीज तो मेरे अंदर है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और के पास है, तो हमने उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। जब उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो क्या गवर्नमेंट चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी ना, गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी, राइट। तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला भी कट हो जाता है। तो वुड द सिस्टम बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड मैनी सच क्वेश्चंस। तो इस तरह से ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या है, अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को उठा देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को खड़े कर देता है, ठीक है, कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है। फर्स्टली हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। आखिर इन सब चीजों का सोल्यूशन तो हमारा एक ही निकला था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमने देखा कि भाई रिप्रेजेंटेटिव क्या है, कि लोगों की, रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट किया है वही जाके क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है, वही रूल्स एंड लॉज बनाता है, ठीक है, और वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है। तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव से मतलब ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि वहां पर लोगों की सोच को वैल्यू दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने वो तीन एस्पेक्ट भी देख लिए कि भाई ये हुआ कि क्या और कोई मेथड नहीं है इलेक्शन के अलावा कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकें। तो वो जो तीन मेथड थे वो भी बेकार गए, ठीक है, क्योंकि वहां पे कहीं एज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉपर्टी में कोई। तो हमें तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो कि ओवरऑल हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो, जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, हमारी जरूरतों को समझे, हमें वैसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना। तो अब क्या है, वोटर्स के पास में क्या है, वोटर्स कौन है, हमारा, हमारा कौन है, वोट देने वाले हैं। तो वोटर्स के पास में क्या है, वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस। वोटर्स जो है वो अपनी बहुत सारी चॉइसेस रख सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में। वो चॉइसेस क्या है, वो चॉइसेस है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। वो जिसको चूज करते हैं वो उनके लिए लॉ बनाएगा,
ये उनको पूरी फ्रीडम है कि आप ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनाइए कि जो आपको लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए वर्क करेगा, राइट। उसके बाद क्या होता है, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और आपको लगता है कि वो क्या चूज कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बनाएगा और वहां पे डिसीजन ले सकता है, आपके बिहाफ पे वो डिसीजन भी ले सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया कि भाई दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। लास्ट में हम आते हैं, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वो क्या करता है, वो अपनी पार्टी भी चूज करता है। अब आपको, हमें लगता है ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सेम है और शायद समझ में नहीं आए होंगे, तो इनको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज दैट कि अभी जैसे 2019 में इलेक्शन हुए लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। अदरवाइज और कौन कौन सी पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, ठीक है। तो ये सारी पार्टीज है। अब इसमें हमें क्या देखना है, मान लीजिए मैं वोटर हूं, आप भी वोटर हैं, तो हमने क्या किया, हमने पहले किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, तो हमने सोचा कि मोदी जी को हम इलेक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट किया हमने, क्योंकि 2014 में वो बने थे पीएम और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए, तो हमको लगा कि अब नेक्स्ट टाइम भी यही लीडर जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हमने इनको कर लिया, तो ये क्या हो गया, किस वजह से हो गया, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, जो कि उनके लिए लॉ बनाएंगे। लॉ बनाने वाले तो यही हो गए, मोदी जी, ठीक है। ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं। फिर उसके बाद अब हमें ऐसे मतलब पर्सन को चूज करना है, राइट, कि जो क्या करे, मतलब वहां पे डिसीजन ले सके आपके बिहाफ पे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमारे बिहाफ पे क्या करें, डिसीजन ले सके, और गवर्नमेंट को किस तरह से फॉर्म करना है वो उनको आना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये हो गया हमारा लॉ से, और ये हमारा हो गया पर्सन। हम पर्सन को भी देखते हैं, राइट। लॉ पर्सन, कि जो लॉ बनाता है वो, और पर्सन कौन है, जो हमारे लिए क्या करता है, डिसीजन लेता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि पार्टी, हमें उस पार्टी को भी इलेक्ट करना है जो कि हमें लगता है कि इस पार्टी की आइडियोलॉजी किस तरह से फंक्शन करती है, या इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, इस पार्टी के काम करने का तरीका क्या है, क्या मेथड है, ये चीज अब हम पार्टी में देखते हैं। तो पार्टी में हमने इलेक्ट करने के लिए मोदी जी को किया था। मोदी जी किससे, कौन सी पार्टी से खड़े हुए थे, बीजेपी से, राइट। तो ये बीजेपी से खड़े हुए थे मोदी जी। अब हमने यहाँ पे पार्टी को इलेक्ट कर लिया। पार्टी को इलेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो हमारे लिए क्या करेगी, लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, हमारे लिए रूल्स बनाएगी, ठीक है। तो वो पार्टी के काम करने का तरीका कैसा है, जब हमें पार्टी के काम करने का तरीका अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, वही लीडर इलेक्ट करते हैं कि जो इस काम को अच्छे से कर ले जाए। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्शन क्या होता है, और इलेक्शन होने के बाद में फिर हमने देखा कि क्या हम डेमोक्रेसी को कर सकते हैं विदाउट इलेक्शन। तो वहां पे हमें आंसर मिला नहीं, उन सबका हमें एक ही सोल्यूशन मिला, वो सोल्यूशन मिला हमें इलेक्शन। इलेक्शन की हमें जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट नहीं कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो भी दो तरह की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव। हालांकि अब आजकल मोस्टली कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, सब जगह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। सब जगह क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। इलेक्ट किसके थ्रू होकर आते हैं, इलेक्शन के थ्रू, जैसा कि हमने देवीलाल चौधरी के केस में भी देखा था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेमोक्रेसी इन इलेक्शन, ठीक है, कि मतलब किस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शन में किस तरह से डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए वो हम देखेंगे। क्योंकि इलेक्शन में फ्री एंड फेयर होना चाहिए, या वहाँ पे क्या है, उनको पूरा मतलब दो पार्टीज के बीच में चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।